बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बच्चों बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का उनका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है 1 दिसंबर 2021 को, ठीक है। उसी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के बारे में। और ये बेसिकली जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है टाइमिंग थी आपकी 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 40 और टोटल क्वेश्चन थे आपके 60, जिसमें से आपको कुल 50 करने थे जो कि आपके 40 मार्क्स के थे, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके और उन्हें भी पता चल जाए कि वो जो प्रश्न करके आए हैं वो कितने सही हैं एवं कितने गलत हैं। और वीडियो के एंड होने के बाद आप सभी एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरे इतने प्रश्न मैंने इतने किए थे, इतने सही हो सकते हैं और मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन नंबर ए, यानी कि खंड का, जिसमें 24 प्रश्नों में से आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जिसे साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सके। बी है जिसे परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, जिससे जन साधारण की सहमति प्राप्त हो, जिसे परिवर्तित किया ना जा सके। तो कोई भी संविधान इतना कठोर नहीं होता है कि इसमें परिवर्तित ना किया जा सके। तो इसके संबंध में ऑप्शन बी, जिसे परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, ये कठोर संविधान का अर्थ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सरकार का संसदीय स्वरूप ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या जापान। तो सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश का संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले तो 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया, उसके बाद बचे हमारे 6। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को क्या कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार, व्यक्ति के विशेष अधिकार, अधिकारों का घोषणा पत्र या फिर अधिकार। तो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है कि जिनकी रक्षा, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं एवं जिनकी रक्षा स्वयं संविधान ही करता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 में आपको कन्फ्यूज़न होगी। अब इसमें मैं आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी, इस प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल सही। बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना जाता है, ये गलत है। बहुमत प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, 1984 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, ये भी सही है। 4th है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ये गलत है क्योंकि मतदाता पार्टी को वोट देता है। तो अब हमारा ऑप्शन फर्स्ट बच गया और थर्ड बच गया। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा, पहला और तीसरा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वयस्क मताधिकार, इसमें से हमें सही विकल्प जो है उसका चयन फिर से करना है। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, भारत में प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं,
ये गलत है, क्योंकि प्रतिनिधि की योग्यता नहीं देखी जाती है, उसमें उसमें समर्थन देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, लॉ पढ़ रखी है, तो वो प्रतिनिधि बन जाएगा, ऐसा नहीं, उसके लिए चुनाव होता है। ठीक है। थर्ड है, हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली है। हाँ, सही है। फोर्थ है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो अब हमें विकल्प ऐसा देखना है जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही हो। तो ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चुनावी प्रणाली में कुछ विशेष सामाजिक समूहों की सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कौन आरक्षित करता है? चुनाव आयोग करता है यह कार्य परिसीमन आयोग करता है, योजना आयोग करता है, या फिर संसद करती है? तो ये कार्य जो है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वे थे लॉर्ड रिपन। ये आपके स्थानीय शासन वाले चैप्टर से है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 2 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है बच्चों 5 वर्ष का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। उपरोक्त कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, लोकमान्य तिलक का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या फिर महात्मा गांधी का? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का, इसका होगा डी। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? ये आपके सैंपल पेपर में भी है। ऑप्शन फर्स्ट है दी पॉलिटिक्स, सेकंड है दी रिपब्लिक, थर्ड है दी कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ है हिंद स्वराज। तो प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है दी रिपब्लिक, और अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है दी पॉलिटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से विषम को चुनिए, यानी कि जो गलत है उसे चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है, बिल्कुल सही। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, यानी कि जरूरी है, बिल्कुल सही। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं और बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होते हैं। अब हमारा लास्ट बच गया। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि तर्क संगत ढंग से बहस तथा प्रभावी संप्रेषण वैश्विक सूचना व्यवस्था में नकारात्मक तत्व साबित होते हैं ये राजनीतिक सिद्धांत। ये वाला गलत है। ठीक है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों, अभी तक के 15 प्रश्न मैंने आपको जो समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए प्रश्न है, रूसो ने निम्नलिखित में से किस कथन को कहा है? तो ये आपके राजनीतिक सिद्धांत वाले चैप्टर में है। ऑप्शन फर्स्ट, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। सेकंड, संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर रख सकता है। थर्ड, स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। फोर्थ, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। जो डी वाला कथन है ये तो कहा है महात्मा गांधी ने, लेकिन जो रूसो ने कहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ये रूसो का कथन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दी रिपब्लिक नामक पुस्तक में किस चरित्र गुण का जिक्र नहीं है? सुकरात, रूसो, सेक्लेस, या फिर न्याय? तो इसमें सुकरात के बारे में भी वर्णन है, सेफ्लेस के बारे में भी वर्णन है, न्याय के बारे में भी वर्णन है, लेकिन रूसो के बारे में इसमें कोई वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इसके अधिकारी हैं। बी है, इनका उल्लेख संविधान में मिलता है।
सी है मानव अधिकारों का उल्लेख प्राचीन काल से होता आया है। डी है अधिकारों का संबंध मात्र आर्थिक पहलू से है। तो मानव अधिकारों को जो मूल्य मान्यता है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इनके अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, बिल्कुल सही। दूसरा है यह ऐसी चीज है जिसे हम अपना प्राप्य समझते हैं, बिल्कुल सही। अधिकार सम्मान व गरिमा के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका कि वह हर चीज जिसे आवश्यक समझा जाए अधिकार है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का सी गलत आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है? वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का, असमानता। हाँ, असमानता की समाप्ति ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू हुई? 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1950। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, डैश को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है? कार्यपालिका को, विधायिका को, संविधान या फिर न्यायपालिका। तो इन तीनों ही, संविधान को छोड़ के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में, इनके कार्य के बारे में, अस्तित्व के बारे में संविधान में लिखा है। तो सर्वोच्च कानून क्या हो जाएगा? संविधान। ठीक है, सर्वोच्च कानून देश का संविधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अधिक फैला हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है गुजरात, तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगेनी पीपल, इसका नेतृत्व किसने किया था? नेल्सन मंडेला, सारो वीवा, अन्ना हजारे, मेगा पाटेकर। तो मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगेनी पीपल, इसका नेतृत्व किया था सारो वीवा ने इसका नेतृत्व किया था। अब इसके बाद हमारा सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जिसमें आपके 24 प्रश्न थे। ठीक है, तो आयु बच्चों 24 प्रश्न में से जो 20 करने थे, जो आपने 20 किए हैं उसमें से मिला लीजिएगा आपने कौन कौन से आपने आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 24 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 25 में कह रहा है कि कौन सा असत्य है उसे चुनिए। पहला, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी नेताओं ने अधिकारों का महत्व समझा। ठीक है, थर्ड है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान 2006 में लागू हुआ। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था वो जहाँ तक मुझे याद है नेल्सन मंडेला के द्वारा 1976 के आसपास लागू करवाया गया था। ठीक है, डी है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका की प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी बच्चों इसका जो असत्य कथन है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, समानता के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, उपाधियों का अंत, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की अवसर की समानता। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, शिक्षा का अधिकार। ये समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 32 में व्यक्ति को प्राप्त अधिकार वह है? पहला, वह साधारण न्यायालय से न्याय पाने का अधिकारी है। सेकंड है, वह केवल उच्च न्यायालय से न्याय पा सकता है। थर्ड है, वह केवल सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पा सकता है। फोर्थ है, वह उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पा सकता है। तो अब इसमें देखिए, जो ऑप्शन फोर्थ आपका है, यहाँ पर भी ऑप्शन फोर्थ और इसमें भी ऑप्शन फोर्थ, केवल फोर्थ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय से न्याय
पा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्प्रेक्षण रिट हस्तांतरित होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़न वाली जो बातें कही गई हैं वो देखिए। पहली है, नीचे से ऊपर न्यायालय को बिना किसी कारण के ही उत्प्रेक्षण रिट जारी कर देते हैं। बी है, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो ऊपर की अदालत उत्प्रेक्षण रिट जारी करती है। सी है, कार्य न करने पर, कार्य की प्रति लापरवाही करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो ऊपर की अदालत जो है वो उत्प्रेक्षण रिट हस्तांतरित करती है निचली अदालत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रिट किसे कहा जाता है? न्यायालय के विशेष आदेश को, न्यायालय के अधिकार को, न्यायालय के कार्यकलाप को, या फिर न्यायालय की प्रत्येक सुनवाई को। तो रिट होते हैं न्यायालय के विशेष आदेश। ठीक है। 30, कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? देखिए, ये ऐसी नीतियां हैं जो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वाद योग्य हैं, ये सकारात्मक तत्व हैं, ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तो इसमें देखिए, एक है आपका ऑप्शन सेकंड वाद योग्य, एक है फोर्थ ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य नहीं है। अब हम इसमें से विकल्प देखते हैं, जिसमें हमारा दूसरा और चौथा विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। तो ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ये 4 कथन है। पहला, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, हाँ बिल्कुल सही है ये वाला। अगला है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानून का अधिकार है, हाँ ये भी ठीक है। थर्ड है, मूल कर्तव्यों को शामिल करने से मूल अधिकारों का हनन हुआ है। फोर्थ है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो फोर्थ भी सही है। ऑप्शन जो थर्ड है हमारा कि मूल कर्तव्यों के शामिल होने से मूल अधिकारों का हनन हुआ है, ये कथन असत्य है। तो देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये असत्य कथन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, बिल्कुल सही। वहाँ की विधायिका को सेनेट कहते हैं, बिल्कुल सही। मतदाता वहाँ प्रत्याशी को वोट देता है। तो इसमें जो है मतदाता प्रत्याशी को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता है। तो अब हमें देखना है कि जिसमें हमारी ये 2 ऑप्शन सही हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो बी वाले ऑप्शन में हमारा सही है। तो बी ऑप्शन हमारा 32 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बच्चों ने की होंगी, क्योंकि पेपर आपका बच्चों बहुत ही हार्ड आया है। ठीक है, अभिकथन, भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी, इसकी प्रणाली को अपनाया गया है। तर्क, यह प्रणाली सरल है तथा मतदाताओं के पास इसमें स्पष्ट विकल्प भी होता है, हाँ ये सही है। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए बच्चों आपका 36 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चुनावी प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। तर्क, एक लोकतंत्र की परिपक्वता चुनावी प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे अभिकथन आपका सही है। ठीक है, अभिकथन आपका सही है और कारण गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन डी, अभिकथन हमारा सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, अभिकथन के अनुसार लोकतंत्र में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलना आवश्यक है। तर्क, भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जा रही है और दूसरी तरफ चुनावी प्रणाली की। तो ये कथन है तो दोनों ठीक, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही है। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा कि अभिकथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि अभिकथन में जब वोट देने के अधिकार की बात की गई है तो यहाँ पे बोल सकता था कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए,
भारत के नागरिकों को ही सिर्फ ये अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए था कुछ, लेकिन यहाँ पे चुनावी प्रणाली की बात कर दी गई है। तो कथन दोनों हमारे सही हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही होगा कि अभिकथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन के अकॉर्डिंग राजनीतिक सिद्धांत अतीत तथा वर्तमान की अवधारणाओं का सरोकार रखता है। बिल्कुल सही है। तर्क है राजनीतिक सिद्धांत राजनीति मात्र से संबंध है, ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राजनीति से ही नहीं बल्कि अन्य जो अवधारणा है उनसे भी संबंध है इसका। तो हमारा जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन जो हमारा कारण है ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन सही है, कारण गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। अभिकथन के अकॉर्डिंग अभिकथन कहता है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता आदर्श सिद्धांत है। तर्क उपरोक्त की उपस्थिति लोकतंत्र की आधारशिला है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता ये सभी लोकतंत्र की आधारशिला है। तो हमारा तर्क भी सही है, कथन भी सही है, अभिकथन भी सही है, और यहाँ पे तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। तो चिपको आंदोलन आपको पता है कि पेड़ों से संबंधित था। तो यहाँ पे आपको पेड़ किस ऑप्शन में दिख रखे हैं? वन क्षेत्र, बांध, नदी, गड्ढा मुक्त। नहीं, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। गांधी जी के सिद्धांतों को भारतीय संविधान के डैश में शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट मूल कर्तव्यों में, सेकंड नीति निर्देशक तत्वों में, थर्ड है प्रस्तावना में, फोर्थ है मूल अधिकारों में। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता है? राजनीति करने वालों को, नीति बनाने वाले नौकरशाहों को, राजनीति सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों को, या फिर सभी नागरिकों को? तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो राजनीति करने वाले हो, नौकरशाही वाले हो, राजनीति पढ़ाने वाले हो, या कोई शिक्षक हो या फिर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति हो, सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? सार्वजनिक हित से, निजी हित से, वर्ग विशेष हित से, या फिर शासन व्यवस्था के हित से? तो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध होता है सार्वजनिक हित से। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में आपका अभिकथन है और एक कारण है। ये आपके राजनीतिक सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। देखिए, अभिकथन के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। तर्क राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। तो अब इसमें देखिए, आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख पाएंगे। महात्मा गांधी जी ने जो कथन कहे हैं उसे मैंने अंडरलाइन किया है। तो दोनों कथन जो है वो एक ही साथ हैं और दोनों ही राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन नहीं, वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं, राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए होगा, जहाँ तक मुझे लगता है यही सही होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। विकास शब्द का परिचायक, परिचायक का मतलब हो गया सूचक या फिर उसका अर्थ। उन्नति बिना किसी सोच के, पीछे की तरफ हटने की प्रक्रिया, बेहतर जीवन की अभिलाषा का वाहक, मात्र आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेहतर जीवन की अभिलाषा का वाहक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। विकास की अवधारणा ने डैश के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। 17वीं सदी में, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में
महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 45, सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, विकास की अवधारणा सतत एक सी ही रहती है। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याएं केवल बढ़ी हैं। फोर्थ है, विकसित देशों ने विकासशील देशों को राजनीतिक रूप से सदैव सहायता प्रदान की है। तो इस संबंध में ऑप्शन बी हमारा राइट होगा कि विकास की अवधारणा विगत ही वर्षों में काफ़ी मात्रा में बदली है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, काफ़ी बड़े ऑप्शन है और आंसर बहुत ही सिंपल सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन देशों में शिक्षा, ठीक है, चिकित्सा, आधारभूत सुविधाएं, इन सभी की कमी थी, ऐसे देशों को विकासशील देश या फिर अविकसित देश कहा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विस्थापन का परिणाम क्या हुआ। जब भी विस्थापन होता है तो इसका क्या परिणाम होता है? आजीविका में वृद्धि, आबादी में वृद्धि, आजीविका खोना तथा दरिद्रता में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी। तो देखिए, जहाँ से विस्थापन होता है और जिन लोगों का विस्थापन होता है उनमें उनकी आजीविका भी खो जाती है और उनकी दरिद्रता में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है कैसे? संसाधनों का तेजी से दोहन करके, सतत विकास पर बल देकर, जंगल एवं वनों को तेजी से काटकर, या फिर विस्थापन करके। तो पर्यावरण संकट को सतत विकास पर बल देकर ही निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस, अभिकथन और कारण वाले ज़्यादा ही प्रश्न थे। ठीक है, अब हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें बेसिकली क्या है, कुछ चित्र वाले हैं और कुछ गद्यांश वाले प्रश्न हैं। 12 में से किसी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक चित्र हमारा ये है 49 का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर वह परियोजना शुरू हो गई तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई परियोजना, अगर मान लीजिए परियोजना आपकी पर्यावरण विकास से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है या समृद्धि से संबंधित है, तो क्या आप बर्बाद होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर विस्थापन की परियोजना शुरू हो गई तो आप 100% बर्बाद हो जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे इसका बच्चों आंसर लगता है, ऑप्शन बी का, यहाँ पे विस्थापन को दर्शाया गया इस चित्र में। ठीक है, ये जो हमारा चित्र है, इस चित्र में विस्थापन को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपके विकास वाले चैप्टर से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में एक चित्र ये वाला दिया गया है। अब देखिए, इस चित्र में जो आंसर है इसी क्वेश्चन में ही है। चित्र में क्या कहा गया है, इस चित्र को देखें। स्थानीय सरकारें यहाँ खुली धूप में बैठी हैं, क्या कोई और ख़ास बात आपको ध्यान खींचती है? तो यहाँ पे राज्य प्रशासन, केंद्रीय शासन, स्थानीय शासन, सभी से। तो उपरोक्त चित्र जो है वो हमारा स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है, एक चित्र मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा ये स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 का आंसर भी बच्चों मैं आपको भी दिखाऊंगा, पहले बता देता हूं। तो ये चुनाव को किस रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एक त्यौहार के रूप में, सेकंड है उल्लास के रूप में, थर्ड है उत्साह के रूप में, फोर्थ है एक समस्या के रूप में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो एक समस्या के रूप में से दर्शाया गया है। अब आप ये चित्र देखिए आपकी एनसीईआरटी पेज का। इस चित्र को आप देखेंगे तो इसमें लिखा है एक बाधा के रूप में दर्शाया गया। तो बाधा यानी कि समस्या। ठीक है, तो चुनाव को किस रूप में दर्शाया गया है? एक समस्या के रूप में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हमारा, ये आते हैं हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न। तो आप सभी इस गद्यांश को वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसे पढ़ने में। हम सीधा अपने प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो भैया भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 53 है, संविधान सभा के निर्माण के वाद विवादों की तुलना किस देश की क्रांति से की गई है? ठीक है, किन देशों की क्रांति से की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति तथा अमेरिका की क्रांति से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 54 की, संविधान सभा ने कार्य किया है। तो संविधान सभा ने किसके हित में कार्य किया है? तो संविधान सभा में सार्वजनिक हित के संबंध में कार्य किया है। 55 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया? अब देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी, एक आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, और तीसरा है जनमत संग्रह, जनमत द्वारा। तो इन तीनों में से जो आपके दो ऑप्शन है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा है जनमत, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आपका जो संविधान वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी के संबंध में अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन बी बच्चों हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, एक और यहाँ पे गद्यांश बच्चों देख सकते हैं दिया हुआ है, इस गद्यांश को भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके उत्तर की बात करेंगे। 56 है, इमैनुअल कांट कहाँ के दार्शनिक थे? तो भैया ये जर्मनी के दार्शनिक थे। सेकंड है, इमैनुअल कांट किस सदी के दार्शनिक थे? तो ये 18वीं सदी के दार्शनिक थे। ठीक है। 58 है, कांट अन्य प्राणियों के अलग मनुष्य की विशेषता बताते हैं। तो मनुष्य की विशेषता गरिमा को बताते हैं। 59 है, कांट के अनुसार प्रत्येक प्राणी न्यूनतम गरिमा पाने का हकदार है। क्यों? क्योंकि वह एक मनुष्य होने के नाते। ठीक है। सबसे आखिरी है, कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का क्या तात्पर्य है? तो वो है नैतिकता से पेश आना। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल से आंसर थे, इसलिए आपको 2 से 3 मिनट में इन सभी को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है वो हमेशा चेंज ही होते रहते हैं, इसलिए इन सभी को बहुत ही जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन, आज की हमारी ये वीडियो जिसमें आपका पॉलिटिकल का जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था वो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते अपने नंबर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि आपको कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।